जी, डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज जो मेरी बात का मौजू होगा दैट इज़ कि आखिर जो निज़ाम इखराज है इंसानी जिस्म में या कोई भी जानदारों के जिस्म में, ये निज़ाम इखराज क्या अपने अंदर रखता है, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे इखराज होता है। यानी जो जिस्म में जो खुलिये होते हैं, सेल्स होते हैं, उनके अंदर आखिर कौन से ऐसे मादे बनते हैं जब वो एनर्जी बना देते हैं। जैसे आप कोई खाना खाते हैं, फूड खाते हैं कोई, तो आप सबको पता है कि फूड खा लेने के बाद आपको एक ताकत सी महसूस होती है। तो वो ताकत जो है वो आपको कैसे मुयसर है और वो कहाँ से आती है वो ताकत। और फिर जब ये ताकत आपकी बॉडी बना लेती है, आपके सेल्स आपके खुलिये बना लेते हैं, तो फिर आखिर कोई ऐसी चीज़ जो कि बतौर अखराजी मादा या वेस्ट प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है, वो कौन सी है। तो नाजरीन, मैं आपको ये बता दूं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई चीज़ खाते हैं जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जैसा कि आप लिपिड्स वगैरह खा रहे हैं या फिर आप प्रोटीन्स खा रहे हैं, तो ये तीन बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा खुराक का हिस्सा वाइटामिन्स भी होते हैं और कुछ एंजाइम्स भी हैं और कुछ और हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी में आप चीज़ खाते हैं, जैसे आप रोटी खा लेते हैं, जूसेस पी लेते हैं, गोश्त खा लेते हैं, तो और ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, तो ऑयली चीज़ों में लिपिड्स होते हैं और आटे में और जूसेस वगैरह में, फलों में ज़्यादातर जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो गोश्त वगैरह आप खाते हैं, जो भी किसी किस्म का भी खाएं आप, उसमें प्रोटीन्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। अब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स जब हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारे निज़ाम इन्हज़ाम का हिस्सा बनते हैं, तो फिर डेफिनेटली वो हमारे डिफरेंट बॉडी के सेल्स हैं जो कि 3 ट्रिलियन के लगभग हैं फ़िलहाल ह्यूमन बॉडी में। तो बाकी दूसरे जानदारों में भी इनकी मिकदार जो है वो मुख्तलिफ है। तो फिर ये इसमें चले सेल्स में चले जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह। तो यू कैन से कि टूट फूट का शिकार होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड जो टूट फूट का शिकार होते हैं ऑक्सीजन की मदद से, और फिर ये बना देते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। और लिपिड्स का भी यही होता है कि अगर वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो लिपिड्स जो हैं वो आपके, जैसे चर्बी है जिसम में, वो डाइजेस्ट होती है। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, वर्जिश करते हैं, आपका वज़न कम हो जाता है, नहीं आप में जो लिपिड्स हैं, जो चर्बी जो आप में जमा हुई पड़ी है, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन इसके साथ साथ आपके जो प्रोटीन्स हैं, आपकी बॉडी में जो प्रोटीन्स हैं, ये भी कह लें कि आप डाइजेस्ट होते हैं, इनका भी कह लें कि डाइजेशन होता है और इनके भी आगे से फिर कोई ना कोई रिजल्ट्स हैं। तो अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन दोनों में होता है। तो ऑक्सीजन की मदद से ये आपस में रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आपके फेफड़ों से बाहर आ जाती है और आप कह लें कि जो वाटर है वो भी डेफिनेटली कुछ बॉडी के एवेपोरेशन के थ्रू बाहर चला जाता है, कुछ वेस्ट मटेरियल के थ्रू बाहर चला जाता है, कुछ यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है। तो गुफ्तगू को मैं जो एक रंग देना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब प्रोटीन्स वगैरह हम डाइजेस्ट करते हैं तो इनका इतना सिंपल रिजल्ट नहीं होता। यानी जो प्रोटीन्स हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाइट्रोजन जैसे एलिमेंट्स हैं, सल्फ़र वगैरह भी शामिल हैं। तो अब सल्फ़र वगैरह की तो फ़िलहाल मैं आपसे बात नहीं करूँगा कि उसका क्या बनता है और कहाँ जाता है, मैं नाइट्रोजन की आपसे बात करूँगा। तो एक मैं आपको और बात बताता चलूँ कि हमारे पास या प्रोटीन्स के अलावा हमारा जो सेल है उसमें एक और किस्म के कह लें कि मादे पाए जाते हैं जिनको हम नाइट्रोजीनियस बेसिस कहते हैं, जो डीएनए बनाते हैं। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो कि हमारे पास हमारे जो सेल हैं, जिस सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। तो आप ये सोच लें, समझ लें सब जो कि अफराद मुझे सुन रहे हैं, कि जो प्रोटीन्स हैं उनकी डाइजेशन में एक कह लें कि मादा बनता है जिसको हम कहते हैं अमाइन। क्योंकि जो प्रोटीन्स होते हैं
उनमें आप कह लें कि अमाइनो ग्रुप होता है वो रिलीज हो जाता है, अमाइनो ग्रुप प्रोटीन्स में से अलहदा हो जाता है। और जब ये अमाइनो ग्रुप प्रोटीन्स में से अलहदा होता है इसको डीएमिनेशन कहते हैं। तो डीएमिनेशन जब होती है तो ये नाइट्रोजन जो है हमारे ब्लड में आ जाता है, हमारे प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में आ जाता है। तो इससे प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट्स ये होता है कि हमारे ब्लड में जब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट यानी अमाइन आ जाता है और अमोनिया की शक्ल इख्तियार करके भी आ सकता है, तो फिर हमारे ब्लड में टॉक्सिक लेवल इंक्रीज करता है। यानी ब्लड में अब हमारे मौजूद है ये अमोनिया नाइट्रोजन, और अगर इसकी मिकदार बढ़ जाती है तो इवन हमें मिर्गी के झटके पड़ सकते हैं, या फिर हमारा दिमाग सुन्न हो सकता है, हम कोमा में जा सकते हैं, या फिर खुदा न खास्ता हमारा जो है वो हमारी डेथ हो सकती है। हमारी जो एक ज़िंदगी का सफ़र है ये इख्तिताम को पहुंच सकता है। इज़ जस्ट बिकॉज कि प्रोटीन डाइजेशन जो है ये एक मुश्किल मरहला है। तो सेल ने और जिस्म ने हमारे फिर इस चीज़ को अपने आप को बैलेंस करने के लिए एक ऐसा निज़ाम क्रिएट किया है कि ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो हमारी बॉडी में ना रहे, यानी अमोनिया या अमाइन ये हमारी बॉडी में ना रहें। तो इसके लिए जो है आप कह लें कि एक निज़ाम बना कि अमोनिया को डायरेक्ट ही पानी की मदद से ब्लड से निकाल दिया जाए विद एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे जो फिशेस वगैरह हैं उनमें गिल्स वगैरह हैं, ये एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करते हैं, यानी कि मादों को ब्लड में से फिल्टर करके बाहर निकालने का। और दो किस्म के माहौल होते हैं मछलियों के लिए भी, एक मछलियाँ दरियाई मछलियाँ हैं और एक मछलियाँ जो समंदर में रहती हैं। समंदर की मछलियों के लिए ये इतना आसान काम नहीं होता क्योंकि वो पानी अपनी जिस्म से इतनी आसानी से बाहर निकाल नहीं सकती, वो अमूमन सॉल्ट्स को बाहर निकालती हैं रेक्टल ग्लैंड्स की मदद से। जबकि जो दरियाई मछलियाँ हैं, मैं मतलब मछलियों की ये बात अगर आपसे करूँ तो डेफिनेटली वो पानी निकालती हैं अपने जिस्म में से, तो वो अमोनिया को डायरेक्ट ही पानी में, नाइट्रोजन कंपाउंड को डायरेक्ट ही पानी में छोड़ देती हैं। पानी को तो अमूमन वो गंदा कर देती हैं, लेकिन यह है कि वो अपने आप से अपने जिस्म में, अपने ब्लड में से इस टॉक्सिक मादे को निकाल देती हैं, इसे नाइट्रोजीनियस वेस्ट कहते हैं, तो ये निकल जाती है। लेकिन मसला अब यहाँ पर पैदा होता है कि वो पानी में ही रहते हैं मछलियाँ, जो फ्रेश वाटर मछलियाँ हैं स्पेशली। तो अब वो तो इखराज बर्दाश्त कर सकती हैं पानी का, क्योंकि बहुत सा पानी अपने अंदर लेके जाती हैं, बहुत सा पानी बाहर निकालती हैं। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन को निकालने के लिए तकरीबन उनको कोई 500 ml पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो 500 ml में वो 1 ग्राम जो है कह लें कि नाइट्रोजन निकाल देती हैं अमोनिया की शक्ल में। अब प्रॉब्लम आती है उन जानदारों को कि जो इतना पानी तो ना पी सकते हैं और ना इतना पानी यूरिन के थ्रू या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो फिर एवोल्यूशनरी एस्पेक्ट आती है यहाँ पे कि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के बाद से जो एक नाइट्रोजनियस मादा पैदा होगा, जो कि डेफिनेटली एक मुज़र सेहत टॉक्सिक चीज़ है, तो उसको निकालने के लिए फिर एक ख़ास किस्म के ऑर्गन डेवलप किए गए उन जानदारों में, जिनमें मैमल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाती हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं। उनमें किडनीज़ बनी, नेफ्रोलॉजी, जो नेफ्रॉन्स वगैरह जो किडनी से रिलेटेड लोग हैं उनको इस चीज़ का पता होता है। तो फिर किडनीज़ जो हैं आप कह लें कि किडनीज़ ये रोल अदा करती हैं कि नाइट्रोजन को जो है वो बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि अब अमोनिया हम नहीं निकालेंगे अपनी बॉडी से बाहर, क्योंकि अमोनिया जो है वो एक डेंजरस कंपाउंड है, लेकिन शायद वो पानी बहुत ज़्यादा रिक्वायर करता है निकलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी में एक ऐसी एवोल्यूशन आ गई, स्पेशली इंसानों की अगर मैं बात करूं, कि वो अमोनिया यूरिया बन जाता है। यूरिया भी एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन यूरिया एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कंपाउंड है जिसको सिर्फ तकरीबन 50 ml पानी चाहिए 1 ग्राम नाइट्रोजन निकालने के लिए। यानी यूरिया में अगर 1 ग्राम नाइट्रोजन है तो उसको सिर्फ 50 ml पानी चाहिए, वो निकल जाएगा। तो ऐसा हमारे लिए इसलिए क्योंकि हम इतना पानी इस्तेमाल नहीं करते। हम इवन पानी के करीब करीब रहने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन पानी का हमारा इतना इस्तेमाल नहीं, और ना ही हमारी बॉडी से इतना पानी ज़ाया होता है, अखराज होता है उसका। तो इसलिए हम अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। उसके लिए कुछ एंजाइम्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, केमिकल साइकिल्स हैं, जिसे यूरिया साइकिल भी कहते हैं, जो चलती है, जो अमोनिया को यूरिया बना देती है। अब कुछ ऐसे जानदार भी हैं कि जो तो पानी का इस्तेमाल बहुत ही कलील मिकदार में करते हैं। जैसे आपने परिंदों को देखा होगा, अमूमन बहुत कम ही पानी, सीड वगैरह खाते हैं,
वहीं से पानी का जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। या फिर आप बात कर लें रेप्टाइल्स वगैरह की, जिनमें स्नेक्स, लिजर्ड्स वगैरह आ जाती हैं, या इवन कुछ मछलियाँ जो कि हाइपरटोनिक कंडीशंस में रहती हैं, यानी समंदरी सॉल्ट वाली जगह पे रहती हैं, तो वो तो पानी अपने अंदर से ज़्यादा नहीं निकाल सकते, बहुत ज़्यादा मिकदार। इवन आप देखें मछलियाँ जो समंदर की हैं वो पानी में रह के भी पानी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकती, वो इतनी ड्रास्टिक कंडीशन में रह रही होती है। तो फिर उनके लिए हल ये निकला कि अल्लाह ताला ने एक और रेवोल्यूशनरी अडेप्टेशन उनको दी, और वो ये थी कि वो जो यूरिया है वो कन्वर्ट हो गया इनटू यूरिक एसिड। और फिर यूरिक एसिड आप कह लें कि ये एक ऐसे मादे हैं, यूरिक एसिड, जो सिर्फ 1 ml पानी लेता है 1 ग्राम नाइट्रोजन को निकालने के लिए। तो फिर रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ समुद्री जानदार जो है यूरिक एसिड निकालते हैं बॉडी से, और यूरिक एसिड को निकालने के लिए बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा टॉपिक जिसमें हम एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं एनिमल्स में, और इसके अलावा आप कह लें कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं कि आखिर कौन सी नेचर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं जो बॉडी से बाहर आ रही होती हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे क्या सर, आप अगर हमें बताएं बीइंग अ बायोलॉजिस्ट कि क्या सिर्फ यही यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया ही बॉडी से बाहर निकलते हैं पानी की मदद से, क्या कोई और नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते? तो मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात बताऊँ, अमाइन ग्रुप जो है ना प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, अमाइन से ही बनता है अमोनिया, अमाइन से ही बनता है यूरिया, और अमाइन से ही बनता है यूरिक एसिड। लेकिन अमाइन जो है वो प्रोटीन से भी बन सकता है, और अमाइन जो है वो न्यूक्लिक एसिड से भी बन सकता है, यानी नाइट्रोजीनियस बेस, जिनको आप प्योरीन्स और पैरामिडिन्स पहले बोलते रहे हैं। तो प्योरीन्स और पैरामिडिन से भी आप कह लो कि अमाइन ग्रुप जनरेट हो सकता है। लेकिन एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये ज़रूरी नहीं है कि यूरिया और यूरिक एसिड हो या फिर अमोनिया हो यही बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा और भी नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है, पानी की मदद से हमारी किडनीज हो गए या कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हो गए, वो इनको बाहर निकाल सकते हैं, जिनमें आप कह सकते हैं इवन सम अमाइनो एसिड्स ही डायरेक्ट बाहर निकल सकते हैं बॉडी में से। दे डोंट नीड एनी कन्वर्जन इनटू यूरिया एंड यूरिक एसिड, ऐसा भी, लेकिन ये कलील मिकदार में पॉसिबल है। इसके अलावा आप कह लें कि अगर मैं प्योरीन्स और पैरामिडिन्स की बात करूं, यानी ये नाइट्रोजीनियस बेसिस, डबल रिंग, सिंगल रिंग बेसिस होती हैं, अगर इनके टूटने की बात करूं, इनकी डाइजेशन की बात करूं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्योरीन्स और पैरामिडिन्स हमेशा अमाइन में टूटे और अमाइन फिर यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया बने। तो ये प्योरीन, पैरामिडिन्स किसी और कंपाउंड में भी कन्वर्ट हो सकती हैं ताकि फिर वो बॉडी से बाहर निकल जाए। अब वो कंपाउंड जो हैं उनमें मैं अगर आपको बताऊं तो उनमें ट्राइमेथैलामाइन ऑक्साइड है, क्रिएटिनिन है और क्रिएटीन है, इसके अलावा एलेंटोइन है, इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो ज़ैंथिन है, हाइपोज़ैंथिन है, ये कंपाउंड्स भी शामिल है। तो ये भी मतलब डायरेक्ट पानी की मदद से बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। अब कितने ग्राम को कितना पानी चाहिए इनको निकालने के लिए, ये तो कैलकुलेशन में आपको नहीं बता रहा फिलहाल, ये आप सर्च कर लीजिएगा। या लेकिन मैंने आपको यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया की पानी की मिकदारों को ज़रूर बता दिया है, जिसको आपको थोड़ा गौर करने की ज़रूरत भी है। तो लिहाजा ऐसे जानदार जो कि बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं वो यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से बाहर निकालते हैं, जबकि ऐसे जानदार जो कि यूरिया निकालते हैं वो यूरियोटैलिक होते हैं, और ऐसे जानदार जो बॉडी से पानी की मदद से अमोनिया बाहर निकालते हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। तो ये बातें जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस करनी थी कि भाई देखें, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा होता, इसके अलावा नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी बॉडी से बाहर निकालनी ज़रूरी है। और भी बहुत सी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, लेकिन ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकालनी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर अमोनिया जो है वो यूरिया में कैसे कन्वर्ट होती है, या फिर आप कह लें कि अमोनिया क्या यूरिक एसिड भी बन सकती है या यूरिया यूरिक एसिड भी बन सकता है, तो ये एक और किस्म के सवाल हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो अमोनिया है वो यूरिया कैसे बनती है। वो ऐसे बनती है कि जो अमोनिया है, ऑर्निथिन एक मॉलिक्यूल अमोनिया को पकड़ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये तीनों फिर आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं सिट्रोलिन। सिट्रोलिन जो है स्टूडेंट्स, फिर ये अमोनिया का एक और मॉलिक्यूल अपने साथ जोड़ता है, यानी और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और फिर ये बनाता है आर्जिनिनोसक्सिनेट मॉलिक्यूल। और आर्जिनिनोसक्सिनेट मॉलिक्यूल को अगर एंजाइम आकर लग जाए
सॉरी आर्जिनिनोसक्सिनेट मॉलिक्यूल आर्जिनिन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, और फिर आर्जिनिन मॉलिक्यूल को अगर एंजाइम मिल जाए तो आर्जिनिन से यूरिया बन जाता है। अगर आर्जिनिन को एंजाइम आर्जिनेज ना मिले तो फिर आर्जिनिन जो है वो दोबारा ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये साइकिल एक दफ़ा चलता है कि ऑर्निथिन से सिट्रोलिन, सिट्रोलिन से दोबारा बनती है आर्जिनिनोसक्सिनेट, और फिर आर्जिनिनोसक्सिनेट से आर्जिनिन, और आर्जिनिन को अगर एंजाइम मिल जाए तो यूरिया, नहीं तो दोबारा जो है वो ऑर्निथिन बन जाती है। सो ये यूरिया साइकिल है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, नाम वगैरह ही आप थोड़े से रिमेंबर रखें। तो स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए, मेरे सुनने वाले दूसरे नाज़रीन को भी पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को बाहर निकालना ज़रूरी नहीं है। ये वेस्ट है जो यूरिया निकलता है ना, अमूमन ब्लड यूरिन में से यूरिया बाहर आता है, तो अ लॉट ऑफ पीपल विल बी थिंकिंग कि यार ये यूरिया बाहर आता है, ये यूरिया कैसे बाहर आता है और क्यों बाहर आता है। तो यूरिया आपका प्रोटीन का एक वेस्ट होता है जो बाहर आता है, और प्रोटीन से ये हासिल होता है, या फिर ये कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उससे ये हासिल होता है। तो ये मैंने आपको बताना था। अब इंशाल्लाह मैं अपनी अगली डिस्कशन में आपसे हाइड्रा की एक्सक्रीशन के ऊपर भी बात करूँगा, प्लेनेरिया की एक्सक्रीशन के ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा, अर्थवॉर्म की एक्सक्रीशन के ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा, और इसके अलावा कॉकरोच की एक्सक्रीशन पे भी बात होगी। और बड़ा ज़बरदस्त जो है ये फिनोमिना है इनका, शुरू में एवोल्यूशन को लेकर इन्होंने जो इख्तियार किया। सो अभी तक के लिए इतना ही। आज का हमारा टॉपिक था एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन रिलेशन टू द हैबिटेट्स, और ये मैंने आपसे डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।